मुझे एक अजीब बीमारी है। मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ, मैं आधा झूठ भी नहीं बोल सकता। आज हिस्ट्री क्लास में टीचर मुझे टेक्स्ट बुक से पढ़ने के लिए बुलाती है, लेकिन मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाता। तभी मुझे एहसास होता है, बैटल ऑफ रेड क्लिफ्स का रिकॉर्ड ही गलत है। हिस्ट्री टीचर की भौहें और सिकुड़ जाती हैं और मेरे पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बैटल ऑफ रेड क्लिफ्स में साव ने कभी एक भी शिप नहीं जलाया था। हिस्ट्री बुक्स गलत हैं। मेरी बात सुनते ही पूरी क्लास हंस पड़ती है। टीचर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अगले दिन मुझे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। डॉक्टर मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। अब से मैं जो कहूँ उसे बिल्कुल वैसा ही दोहराना। मेरी कुछ बातें सच होंगी, कुछ झूठ, कोई समस्या नहीं। चलो शुरू करते हैं। बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं। मैंने फ्रिज से पुडिंग चुरा कर नहीं खाई। मैं यह शब्द बोल ही नहीं पाता। कल दोपहर 3 बजे मैंने ड्यूटी रूम में एक कप ब्लैक कॉफी पी थी। आपने कल दोपहर 3 बजे ड्यूटी रूम में एक कप ब्लैक कॉफी पी थी। आज मैंने जो अंडरवेयर पहनी है वह ब्लैक है। आपने आज कोई अंडरवेयर पहनी ही नहीं है। डॉक्टर एकदम चुप हो जाता है और थोड़ा शर्मिंदा दिखाई देता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे? मैं कसम खाता हूँ, ये अंदाजा नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ा टेस्ट करते हैं। इसका जवाब बताने की कोशिश करो। अभी थोड़ी देर पहले ईआर में एक कार एक्सीडेंट का पेशेंट आया था, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। आखिर उसका क्या हुआ? तुम्हें सच में जवाब जानने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग में हर पॉसिबिलिटी सोचो, फिर हर एक को जोर से बोलने की कोशिश करो। मैं उसकी बात मानता हूँ, वह अभी जिंदा है। मैं यह बोल नहीं पाता। रिससिटेशन अटेम्प्ट के बावजूद उसकी मौत हो गई। यह भी नहीं बोल पाता। उसे दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। यह भी नहीं बोल पाता। हर जवाब मेरे गले में ऐसे अटक जाता है जैसे कोई बंद नाली हो। तभी अचानक एक अजीब सा विचार मेरे दिमाग में आता है। वह पेशेंट कभी था ही नहीं। बिल्कुल सही, ऐसा कोई पेशेंट कभी था ही नहीं। लगता है तुम्हें सच में यह ट्रूथ कंडीशन है। जब तुम्हें किसी बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता, तब भी तुम अपने मन में हर गलत जवाब को हटाते हटाते आखिर सही जवाब तक पहुंच जाते हो। तो क्या इसका कोई इलाज है? यह अभी तक साफ नहीं है। शायद पूरी दुनिया में तुम पहला केस हो। मेरी डायग्नोसिस के बाद मेरी सामान्य हाई स्कूल लाइफ पूरी तरह बदल गई। पिछले कुछ दिनों से क्लास का माहौल बहुत भारी है। हमारी क्लास की एक लड़की सोफी पिछले 3 दिनों से गायब है। सब लोग, मुझे पता है कि तुम सब सोफी को लेकर परेशान हो। पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी हम सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वह सुरक्षित वापस आ जाए। इतना कहकर टीचर मेरे पास आती हैं। ट्रूमन, चाइनीज सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स हमेशा अच्छे रहे हैं। अभी इसी वक्त होप शब्द का इस्तेमाल करके ऐसा सेंटेंस बनाओ जो पूरी क्लास की सोफी के सुरक्षित और जल्दी लौटने की इच्छा व्यक्त करे। मैं मुंह खोलता हूँ और तेजी से सेंटेंस सोचने लगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सोफी सुरक्षित लौट आए। मैं यह नहीं बोल पाता। मुझे उम्मीद है कि हमें सोफी जल्द मिल जाएगी। यह भी नहीं बोल पाता। आखिरकार मैं उसी विचार का सहारा लेता हूँ जो किसी तरह मेरे गले से बाहर निकल पाता है। कांपती हुई आवाज में मैं कहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि सब लोग जल्द यह स्वीकार कर पाएंगे कि सोफी अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही यह शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, पूरी क्लास में ऐसी खामोशी छा जाती है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती है। ट्रूमन, तुम कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? तुम सोफी को ऐसा श्राप कैसे दे सकते हो? टीचर, मुझे एक बीमारी है। मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ। ये मेरी डायग्नोसिस रिपोर्ट है। टीचर उसे लेकर पढ़ती हैं और उनका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह तुरंत फोन उठाती हैं। आधे घंटे बाद मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाता है। एक आदमी अंदर आता है। ट्रूमन, घबराओ मत। मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पहले से पता है। तुमने क्लास में कहा था कि सोफी अब नहीं रही। क्या यह बात तुम्हारी कंडीशन ने तुम्हें बताई? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ वही बोल सकता हूँ जो सच है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं समझ गया। अब मेरे पीछे पीछे दोहराओ। सोफी 3 दिन पहले गायब हुई थी। सोफी 3 दिन पहले गायब हुई थी। स्कूल खत्म होने के तुरंत बाद। स्कूल खत्म होने के तुरंत बाद। आखिरी बार वह स्कूल के बैक गेट के पीछे वाली एली के कैमरा में दिखाई दी थी। आखिरी बार वह स्कूल के बैक गेट के पीछे वाली एली के कैमरा में दिखाई दी थी। हम पुलिस को शक है कि उसका किडनैपिंग हुआ था। हम पुलिस को शक है कि उसका, मैं ये नहीं बोल पाता। सोफी अपनी मर्जी से गई थी। सोफी अपनी मर्जी से गई थी। उसे पता है कि वह क्यों गई। उसे पता है कि वह क्यों गई। अब ये बोलने की कोशिश करो कि मुझे पता है सोफी कहाँ है। मैं ये नहीं बोल पाता। मुझे नहीं पता सोफी कहाँ है। कोई बात नहीं। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं। अपने दिमाग में हर पॉसिबल लोकेशन सोचो। सड़क, मॉल, नदी का किनारा, पहाड़। मैं आंखें बंद करके उसकी बात मानता हूँ। घर पर, किसी क्लासमेट के घर, इंटरनेट कैफे, सबर्ब्स, नदी के किनारे। हर एक संभावना मेरे गले में आकर रुक जाती है। जैसे ही मैं हार मानने वाला होता हूँ, मेरे दिमाग में एक सिहरन पैदा करने वाला वाक्य आता है। सोफी जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे कहाँ? साफ साफ बताओ। स्कूल के बेसमेंट में या सबवे टनल में? मैं पूरी कोशिश करता हूँ बोलने की। स्कूल के बेसमेंट, नहीं बोल पाता। सबवे टनल, यह भी नहीं बोल पाता। मैं अपने दिमाग में उस एक सही जवाब को ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। सोफी बिल्कुल हमारे नीचे है। ये सुनते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एक पल में मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। कैप्टन शू का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है क्योंकि वह चमकदार टाइल फ्लोर को घूरने लगता है। फिर वह मेरी तरफ देखता है।
आधे घंटे बाद एक कंस्ट्रक्शन क्रू वहां पहुंच जाती है। यहीं, इसे खोलो, जल्दी। करीब 10 मिनट बाद फ्लोर में एक बड़ा होल काट दिया जाता है। कैप्टन शू नीचे अंदर खोखला है और वहां एक बड़ा सूटकेस रखा हुआ है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। कैप्टन शू तुरंत नीचे उतर जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूटकेस बाहर खींच लिया जाता है। वे उसे खोलते हैं। वह पूरी तरह खाली होता है। सिर्फ सोफी का डॉर्म आईडी कार्ड अंदर रखा होता है। हमें सोफी की एक चीज मिली है। यहाँ आखिर हुआ क्या था? इतना कहकर कैप्टन शू वह कार्ड मुझे दे देता है। मैं उसे सिर्फ 2 सेकंड तक देखता हूँ और अचानक हड्डियों तक जमा देने वाला एक यकीन बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ जाता है। इस कार्ड की मालिक अब इस दुनिया में मौजूद नहीं लगती। मेरे पास खड़ा फोरेंसिक एग्जामिनर अचानक जम जाता है। फिर मुझे ऐसे घूरने लगता है जैसे मैं पागल हूँ। यहाँ आखिर हुआ क्या था? कैप्टन शू, इसकी बकवास मत सुनिए। ये सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड है। कोई सिर्फ इसे देखकर ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाल सकता है? और ये कहना कि वह अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ये तो पूरी कॉमन सेंस के खिलाफ है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर यह एहसास आखिर आता कहाँ से है। वह साइंस की नहीं, फैक्ट की बात कर रहा है। स्टूडेंट आईडी को तुरंत फोरेंसिक्स में भेजो, सबसे थरो ट्रेस एनालिसिस कराओ और सोफी के गायब होने वाले दिन जिन जिन लोगों का उससे संपर्क हुआ था उन सब की दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो। एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। अगले 2 दिनों तक मैं स्कूल नहीं जाता। कैप्टन शू कहता है कि जब तक उसका कॉल ना आए मेरे लिए घर पर रहना ज्यादा सुरक्षित है। ट्रूमैन, इधर आओ, केस में बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है। हमने उसे पकड़ लिया। मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। पकड़ा गया आदमी एक रिपीट ऑफेंडर है जिसका नाम सैम चैंग है और उसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। हमने सोफी के गायब होने वाली जगह के आसपास की सारी सर्वेलेंस फुटेज देखी और पाया कि उसी समय वह स्कूल के पीछे वाली एली में बेहद सस्पिशियस तरीके से घूम रहा था। इंटरोगेशन के बाद उसने सोफी के अबडक्शन की बात भी कबूल कर ली है। तो हमारे ह्यूमन लाई डिटेक्टर, अब इस केस को पढ़कर बताओ, तुम्हें क्या महसूस होता है? मैं गहरी सांस लेकर इंटरोगेशन रूम में बैठे सैम चैंग को देखता हूँ और अपने दिमाग में सच्चाई जोड़ने की कोशिश करता हूँ। उसने सोफी का एबडक्शन किया। मैं यह नहीं बोल पाता। वह सच बोल रहा है, ये भी नहीं बोल पाता। वह सोफी से कभी मिला ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसने तो क्राइम की सारी डिटेल्स भी सही बताई और सोफी को जहां छिपाया था वह लोकेशन भी बता दी। हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है। ट्रूमैन, क्या इस बार तुम्हारी एबिलिटी गलत हो सकती है? तभी ऑफिस का दरवाजा अचानक खुल जाता है। कैप्टन शू, बुरी खबर है। सैम चैंग ने अभी अपना कन्फेशन वापस ले लिया है। ये सब झूठ था। मैंने किसी फीमेल स्टूडेंट का किडनैपिंग नहीं किया। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। शांत हो जाओ। अभी कुछ देर पहले तुमने कन्फेशन दिया और अब उसे वापस ले रहे हो। क्या हमारे साथ खेल खेल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। किसी ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी और एक स्क्रिप्ट दी। कहा कि उसे शब्द शब्द वैसे ही बोलना है। उन्होंने कहा था कि काम पूरा होने के बाद और पैसे देंगे और मुझे गायब भी कर देंगे। ऑफिसर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैंने सिर्फ पैसे लिए और उनका काम किया। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सैम चैंग के मुंह से निकला हर शब्द कैप्टन शू के सीने पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता है। तभी बाहर भेजा गया डिटेक्टिव फोन करता है। कैप्टन शू, यहाँ सिर्फ एक पुराना अबैंडन्ड वेयरहाउस है जो कई सालों से खाली पड़ा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूल है, एक भी इंसान नहीं। बड़ी मेहनत से जोड़ी गई पूरी चेन ऑफ एविडेंस एक पल में बिखर जाती है। फोरेंसिक्स लैब में एक टेक्नीशियन गहरी चिंता के साथ सैम चैंग के फोन रिकॉर्ड्स को बार बार एनालाइज कर रहा होता है। कैप्टन शू, मामला अच्छा नहीं लग रहा। कॉलर का नंबर अलग अलग देशों के कम से कम दर्जन भर वर्चुअल सर्वर से होकर रूट किया गया था। इतने सारे प्रॉक्साइज इस्तेमाल किए गए कि सोर्स ट्रेस करना बिल्कुल असंभव है और कॉल में स्पेशल वॉइस चेंजर इस्तेमाल हुआ था। ऑडियो ट्रैक एन्क्रिप्टेड था। उसकी असली आवाज बिल्कुल रिकवर नहीं की जा सकती। और पैसे, उसने तो कहा था कि उसे बड़ी रकम मिली थी। मनी ट्रेल ट्रेस करो, हम पहले ही कर चुके हैं। उसे पेमेंट एक बेहद अनोनिमस क्रिप्टो करेंसी में की गई थी जिसे डिसेंट्रलाइज्ड मिक्सिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए भेजा गया। जैसे ही पैसा आगे गया वह ऐसे गायब हो गया जैसे पानी समुद्र में मिल जाता है। रिसीविंग एड्रेस को ट्रेस करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो भी है वह प्रोफेशनल ग्रेड काउंटर सर्वेलेंस मेथड्स इस्तेमाल कर रहा है। घर लौटकर मैं इंटरनेट पर पागलों की तरह सर्च करना शुरू कर देता हूँ और हर पॉसिबल कीवर्ड कॉम्बिनेशन आजमाता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। तभी अचानक एक पोस्ट मेरी नजर में आती है। लेकिन वे सब कहते हैं कि जिन फैक्ट्स की मैं बात करता हूँ वे गलत हैं। उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं पागल नहीं हूँ। जो फैक्ट्स मुझे दिखाई देते हैं वे उनके दिखाई देने वाले फैक्ट्स से बिल्कुल अलग हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जोर से बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। शायद वे लोग मुझे पहले ही ढूंढ चुके हैं। वे बातें मेरे जानने के लिए थीं ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और भी हो सकता है। मैं तुरंत एक प्राइवेट मैसेज खोलता हूँ। अब और कोई सवाल मत पूछो। वे हर चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। हर रिकॉर्ड डिलीट कर दो। अब उनका अगला टारगेट तुम हो। भाग जाओ। इसके तुरंत बाद वह नंबर्स और लेटर्स की एक लंबी, बिल्कुल रैंडम दिखने वाली स्ट्रिंग भेजता है।
यही एक चीज है जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ। किसी पर भरोसा मत करना। मैं उससे और पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सिस्टम दिखाता है कि यूजर मौजूद नहीं है या डीएक्टिवेट हो चुका है। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ से होती हुई सीधे सिर तक पहुंच जाती है। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? ये कोऑर्डिनेट आखिर किस जगह की तरफ इशारा कर रहा है? मैं उस लोकेशन तक पहुंचता हूं और एक सुनसान पुराने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाता हूं। चारों तरफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े हैं। दीवारें फोटोग्राफ से ढकी हुई हैं। मैं जैसे अपनी इच्छा के बिना ही दीवार के बीचों बीच लगी सोफी की फोटो की तरफ खिंच जाता हूं। उसके नीचे कुछ चौंका देने वाले शब्द लिखे होते हैं। प्राइम अडेप्टर प्रोग्रेस लोकेटेड, स्टेटस रिडैक्टेड। लगता है शैडो भी सोफी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी थी। तभी मेरी नजर एक और फोटो पर पड़ती है। ये तो मेरे पापा की जवान दिनों की फोटो है। जब मैं 7 साल का था तब उनकी लैब एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनकी फोटो यहाँ क्यों लगी है? उसके नीचे भी बिल्कुल वही शब्द लिखे हैं। ट्रूथ गेट प्रोजेक्ट, फर्स्ट जनरेशन रिसर्चर, कॉज ऑफ डेथ हाईली सस्पिशियस। क्या मेरे पापा की मौत कभी एक्सीडेंट थी ही नहीं? ट्रूमन, तुम कहाँ थे? तुम फोन तक नहीं उठा रहे थे। तुम्हें पता है माँ तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। माँ, क्या पापा की मौत सच में एक्सीडेंट थी? मैं अपना फोन निकालता हूँ। स्क्रीन पर वही फोटो दिखाई दे रही होती है जो मैंने अभी उस जगह से ली थी। माँ के चेहरे की चिंता एक पल में डर में बदल जाती है। क्या तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? तुम्हारे पापा की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। दोबारा इस बारे में कभी सवाल मत पूछना। सुन रहे हो? ये फोटो डिलीट कर दो, अभी डिलीट कर दो। उनकी रिएक्शन जरूरत से कहीं ज्यादा तीव्र थी। मैं गहरी सांस लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता हूँ। माँ पापा की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन यह शब्द मेरे गले में ऐसे अटक जाते हैं जैसे किसी ने लाल गर्म लोहे की छड़ घुसा दी हो। ये देखकर मेरी माँ सोफे पर गिर जाती हैं। मैं मुड़कर उस कमरे की तरफ बढ़ता हूँ जो हमेशा बंद रखा जाता है। ट्रूमन, अंदर मत जाना, वहाँ कुछ भी नहीं है। वह मेरे पापा का स्टडी रूम था। अंदर जाते ही पुराने कागजों और हल्की मॉथबॉल की मिली जुली परिचित गंध मेरी नाक से टकराती है। मैं हर जगह खोजबीन शुरू कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पापा की छोड़ी हुई कोई चीज मिल जाए। आखिरकार मुझे एक बिना नाम वाला पुराना काला यूएसबी ड्राइव मिल जाता है। मैं तुरंत अपने कमरे में भागता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ और यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगा देता हूँ। वह पासवर्ड मांगता है। मेरे पापा की बर्थडे गलत, मेरी बर्थडे गलत, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी गलत। पापा से जुड़ा हर नंबर कॉम्बिनेशन जो मेरे दिमाग में आता है सब गलत निकलता है। जैसे ही मैं हार मानने वाला होता हूँ, मुझे उस सुनसान कमरे में लिखा हुआ शब्द याद आता है। ट्रूथ गेट अनलॉक सक्सेसफुली। उसके अंदर एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है। मेरे बेटे, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा डर था वही आखिरकार हो गई। ध्यान से सुनो बेटे, तुम्हारी कंडीशन कोई फ्लॉ नहीं है और न ही कोई कर्स। यह हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही एक गिफ्ट है। यह तुम्हें हर दिखावे के पार छिपा हुआ ट्रूथ देखने की ताकत देती है, उन आवाजों को सुनने की ताकत देती है जिन्हें मिटा दिया गया है। यही ह्यूमैनिटी की सबसे ओरिजिनल इंस्टिंक्ट है, ट्रू नॉलेज की वह आई जिसे पाने का सपना अनगिनत सेजेस ने देखा था। लेकिन यही सबसे भारी कर्ज भी है, क्योंकि यह तुम्हें इतना ज्यादा ट्रूथ दिखा देती है जिसे तुम्हें कभी देखना ही नहीं चाहिए था। जो लोग हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी नजर में तुम सबसे बड़ा खतरा हो। वे तुम्हें ढूंढ लेंगे, वे हर तरीका अपनाएंगे, तुम्हें स्टडी करेंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और जब तक तुम्हारी आखिरी वैल्यू भी खत्म न हो जाए तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किसी पर भरोसा मत करना, खासकर किसी भी अथॉरिटी फिगर पर जो अचानक तुम्हारी कंडीशन में असामान्य दिलचस्पी दिखाने लगे। मैंने तुम्हारे लिए एक लीड छोड़ी है, एक इंसान जो शैडो के कोड नेम से जाना जाता है। अगर वह पहले तुमसे कांटेक्ट करे तो समझ लेना कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। अगर तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाओ तो बिल्कुल मत रुकना। उसने जो क्लूज छोड़े हैं उन्हें हर हाल में ढूंढना और फिर उस की तक पहुंचना। वही की जो इस गिफ्ट को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है या हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। ट्रूथ अपने आप में कोई पावर नहीं रखता, लेकिन एक बार जब तुम उसे पूरी तरह साफ देख लेते हो तभी रिकॉर्डिंग अचानक तेज होती हुई स्टैटिक की आवाज में डूब जाती है। फिर वह एकदम से बंद हो जाती है। मैं बहुत देर तक वहीं बिल्कुल जड़ होकर खड़ा रहता हूँ। अगले दिन मैं शैडो द्वारा उन्हीं कोऑर्डिनेट्स में छिपाए गए आखिरी क्लू का पीछा करना शुरू कर देता हूँ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक रहस्यमयी आदमी मेरे सामने आकर रुकता है। क्या तुम शैडो हो ट्रूमन? तुम्हारे पापा से भी ज्यादा हिम्मत है तुम्हारी, जो यहाँ अकेले चले आए। आप मेरे पापा को जानते थे? जानता था। मैं उन्हें उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानता था। इस दुनिया में अगर मैंने किसी को अपना दोस्त कहा है तो वह सिर्फ वही थे, और मैं जिंदगी भर उनका एहसानमंद रहूंगा। आखिर ट्रूथ गेट क्या है? मेरी कंडीशन, मेरे पापा की मौत, आखिर सच क्या है? शांत हो जाओ बेटे,
हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हारे पापा और मैं दोनों ट्रूथ गेट प्रोजेक्ट के कोर रिसर्चर्स थे। ये कोई साधारण रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये एक बेहद टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसे एक छिपी हुई ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती थी। उनका रिसर्च इंसानी कॉग्निशन और एब्सोल्यूट ट्रूथ के बीच के संबंध पर था। बिल्कुल वही ट्रूथ जिसे देखने की एबिलिटी तुम्हारे और मेरे पास है। हाँ, तुम्हारी कंडीशन कोई बीमारी नहीं है जो तुम्हें बाद में हुई हो। ये चेन ब्लड लाइन में बहुत गहराई से छिपा हुआ एक बेहद रेयर रिसेसिव जीन एक्सप्रेशन है। सामान्य परिस्थितियों में ये पूरी जिंदगी भी एक्टिवेट नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ी सी असामान्य इंट्यूशन के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ट्रूथ गेट ने इसे आर्टिफिशियली ट्रिगर और कल्टीवेट करने का तरीका खोज लिया। ट्रिगर? अचानक मेरे दिमाग में सारी बातें जुड़ जाती हैं। सोफी का गायब होना भी इसी से जुड़ा है। वह भी तुम्हारी तरह इस जीन की कैरियर है, लेकिन शायद वह तुमसे ज्यादा लकी है, या शायद ज्यादा अनफॉर्चुनेट। उसके अंदर यह डोमिनेंट एक्सप्रेशन के रूप में मौजूद है। उसकी एबिलिटी तुमसे पहले जाग गई थी और तुमसे कहीं ज्यादा स्टेबल भी है। ट्रूथ गेट उसे सिर्फ स्टडी करने के लिए नहीं ले गया। वे उसकी जेनेटिक सीक्वेंस निकालना चाहते थे ताकि उसके जीन्स को एक की तरह इस्तेमाल करके अपने अगले टारगेट को एक्टिवेट और कंट्रोल कर सकें। तो यही सच था। सोफी का गायब होना और सैम चैंग को स्केपगोट बनाना, ये सब सिर्फ मुझे बाहर निकालने का जाल था। वे लोग पागलों का झुंड हैं, खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस फैनेटिक्स। उनका मकसद सिर्फ रिसर्च करना नहीं है, वे उस शक्ति को वेपन बनाना चाहते हैं जो ट्रूथ की मूल प्रकृति को छूती है। सर्वेलेंस, इंटेरोगेशन और उससे भी कहीं ज्यादा भयानक मकसदों के लिए, जैसे कि सो कॉल्ड अल्टीमेट डिकोडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और डिजिटल रिजरेक्शन। तुम्हारे पापा सबसे पहले थे जिन्होंने उनके असली इरादे समझ लिए थे। वह सारे डेटा को नष्ट करना चाहते थे, कोर सीक्रेट्स लेकर भागना चाहते थे और इस प्रोजेक्ट को बर्बादी की खाई में गिरने से रोकना चाहते थे। लेकिन तभी वे लोग आ गए। भागो ट्रूमैन, नीचे झुको, सिर ऊपर मत उठाना। जब तक मुझे होश आता है कैप्टन शू मुझे पहले ही खींचकर कवर के पीछे ले जा चुके होते हैं। कैप्टन शू, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? मुझे पहले ही समझ आ गया था कि तुम मुझसे पूरी बात नहीं छिपा रहे थे। जिस दिन तुम गए थे तुम्हारा चेहरा ही सब बता रहा था। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। मैंने चुपके से ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था। अगर मैं अपनी टीम के साथ दूर से लगातार तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा होता तो आज तुम और तुम्हारा ये दोस्त दोनों यहीं दफन हो चुके होते। टीम बी 3 बजे वाली ऊंचाई पकड़ो, टीम सी दूसरी तरफ से फ्लैंक करो। क्रॉस फायर का ध्यान रखना, सामने वाले प्रोफेशनल किलर्स हैं, वहां स्नाइपर भी है। सिविलियंस की सेफ्टी सबसे पहले। कैप्टन शू को सामने बढ़ते हुए देखकर मुझे शैडो की चेतावनी याद आती है, किसी पर भरोसा मत करना। अब वह बात लगभग हास्यास्पद लगने लगती है। 6 डोर्स धीरे धीरे घेरा कस रहे हैं, पीछे हटो। बाहर की गन फायर अचानक बंद हो जाती है। कैप्टन शू का चेहरा लोहे की तरह सख्त हो जाता है। शैडो गायब हो चुका है और मैं तथा कैप्टन शू दोनों उन रहस्यमयी लोगों की चाल में फंसकर वांटेड फ्यूजिटिव्स बना दिए गए हैं। कैप्टन शू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही आपको इस मुसीबत में घसीट लाया। अब आपका पूरा करियर खत्म हो गया। कैसी बेकार बातें कर रहे हो? तुम और मैं नरक से साथ निकल कर आए साथी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लोग 6 डोर्स तक के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करेंगे। उन्होंने अभी अभी हमारे लिए ये मैसेज छोड़ा है। मैं अभी तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें जानना होगा कि हमारा सामना किससे है। फोन की स्क्रीन पर अननोन नंबर से आया एक अनरीड मैसेज दिखाई देता है। तुम्हारी माँ को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग के लिए हमारी कस्टडी में लिया गया है। हमें भरोसा है कि तुम सहयोग करोगे ताकि उन्हें ज्यादा चिंता न करनी पड़े। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। ये खुली धमकी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी इस एबिलिटी की वजह से। ट्रूमैन, मेरी तरफ देखो, वे यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम घबरा जाओ, टूट जाओ और खुद ही उनके सामने आ जाओ। अगर तुम अभी बिखर गए तो सीधे उनके जाल में फंस जाओगे। अब हमारे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें जिंदा रहना होगा, एविडेंस ढूंढना होगा और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तभी हम तुम्हारी माँ को भी बचा पाएंगे और खुद को भी। समझे? मैं सिर हिलाता हूँ। मैं समझ गया। उसी शाम कैप्टन शू के पास अननोन नंबर से एक कॉल आती है। कैप्टन मार्कस शू, घबराइए मत। मेरा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसके उलट। मैं यहाँ तुम्हें एक मौका देने आया हूँ ताकि तुम अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट सको। कॉलर उसे उसके पूरे नाम कैप्टन मार्कस शू से बुलाता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसे ऊपर ऊपर की जानकारी से कहीं ज्यादा पता है। आखिर तुम लोग हो कौन? हम कौन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। कैप्टन शू, तुम एक अच्छे कॉप हो। तुमने कई बड़े केसेस सॉल्व किए हैं। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें किसी ऐसे लड़के के लिए जिसका बैकग्राउंड इतना रहस्यमय और उलझा हुआ है अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए और न ही अपने परिवार को इसमें घसीटना चाहिए। आखिर कहना क्या चाहते हो? बात बहुत सीधी है। कल सुबह ठीक 7 बजे शहर के पश्चिमी हिस्से में पड़े अबैंडन्ड गैस प्लांट के वेयरहाउस नंबर 3 पर आना। ट्रूमन नाम के उस लड़के को साथ लेकर आना और बदले में शैडो के मर्डर का इल्जाम
हम एक बिल्कुल फ्लॉलेस स्केप गोट पर डाल देंगे। तुम वापस अपनी नौकरी पर लौट जाओगे। शायद इस केस में शानदार काम करने के लिए तुम्हें सम्मान भी मिले। तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित तुम्हारे पास लौट आएगा। वरना दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई देती है। मुझे लगता है तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जो लोग हमारे खिलाफ जाते हैं उनका क्या हाल होता है। शैडो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कॉल कट जाती है। कैप्टन शू पूरी तरह दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसका करियर, उसकी रेपुटेशन, उसका परिवार और उसका पूरा फ्यूचर है। दूसरी तरफ एक मासूम लड़का और वह भरोसा है जिसे वह किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता। अगली सुबह, कैप्टन शू, क्या बात है? क्या आप मुझे उनके हवाले करने वाले हैं? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से पहले ही अपनी नौकरी खो चुका हूँ और वांटेड मैन बन चुका हूँ। मैं तुम्हें अपना कॉमरेड मानता हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? आप मुझे उनके हवाले नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन शू। मैं अभी भी मेरी परीक्षा ले रहे हो? तभी अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। ट्रूमैन, भागो। आखिरकार जंगल की तरफ भागते भागते हम कई ब्लैक क्लोथ्स पहने आदमियों से घिर जाते हैं। कैप्टन शू की बांह मुझे बचाते हुए लगी चोट की वजह से पूरी तरह सुन्न और पीली पड़ चुकी होती है। ये लोग हमें मारने नहीं आए, इन्हें जिंदा पकड़ने का आदेश मिला है। ट्रूमैन, थोड़ी देर में मैं उन पर टूट पड़ूंगा और उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। तुम दाईं तरफ जो गैप दिखे उसी से भाग जाना। पीछे मुड़कर मत देखना, समझे? सुन रहे हो? मैं उनकी पीठ को देखता रह जाता हूँ। शैडो मर चुका है, मेरे पापा भी मर चुके हैं, और अब क्या कैप्टन शू की बारी है? ये सब सिर्फ मेरी इस समझ से परे गिफ्ट की वजह से हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा गुस्सा उठता है जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके साथ एक अथाह निराशा भी थी जो सीने में ऐसे फट पड़ती है जैसे बरसों से दबा हुआ ज्वालामुखी फूट गया हो। नहीं, मैं अपनी वजह से किसी और को मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरी एबिलिटी ने अब तक सिर्फ मुझे फैक्ट्स बोलने की इजाजत दी है, लेकिन आखिर फैक्ट होता क्या है? अगर मैं जो शब्द अभी बोलूं वही खुद फैक्ट बन जाए तो? इतना पागलपन भरा विचार आता है कि मैं खुद कांप उठता हूँ, जैसे कोई जंगली जानवर अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया हो। मैं तुरंत आगे बढ़कर कैप्टन शू और अटैकर्स के बीच खड़ा हो जाता हूँ। ब्लैक क्लोथ्स पहने वे लोग मेरी इस आखिरी कोशिश पर लगभग हंस पड़ते हैं। मैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। अपनी पूरी इच्छा, अपना पूरा गुस्सा और अपना पूरा इनकार अपने गले में उन शब्दों में भर देता हूँ जो अभी बाहर आने वाले हैं। मुझे महसूस होता है कि मेरी कनपटियां जोर जोर से धड़क रही हैं। फिर मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और ऐसी आवाज में जिसे मैं खुद भी नहीं पहचानता, बिल्कुल स्टील जैसी स्पष्टता के साथ कहता हूँ, तुम सब अभी इसी वक्त जमीन पर गिर जाओ। उन शब्दों में एक धातु जैसी गूंज होती है। कुछ ही सेकंड बाद सभी ब्लैक क्लोथ्स पहने आदमी एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं। न कोई चीख, न कोई संघर्ष, जैसे किसी ने एक ही पल में सभी कठपुतलियों की डोर काट दी हो। मैं सामने का दृश्य देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाता हूँ। मैंने सचमुच यह कर दिया, लेकिन यह कैसी शक्ति है? ट्रूमैन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कैप्टन शू, इन्हें देखिए, मैं देख रहा हूँ। ये सब बिल्कुल एक ही पल में गिरे हैं, जैसे किसी ने कोई स्विच बंद कर दिया हो। ट्रूमैन, आखिर तुम हो क्या? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी मुझे याद आता है कि मेरी जेब में अब भी एक कार्ड रखा है, वही कार्ड जो शैडो ने मरने से पहले मेरे हाथ में दबाया था। वह जेनेसिस बायोटेक का एक्सेस कार्ड है। शहर के बाहरी इलाके में एक बायोलॉजी लैब है जिसे 10 साल पहले किसी अननोन लीक की वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। पूरा कंपाउंड सील कर दिया गया था। जब मैंने पहली बार नौकरी शुरू की थी तब मैंने वहीं पेरीमीटर की सिक्योरिटी की थी। शैडो चाहता होगा कि हम वहीं जाएं। थोड़ी देर बाद हम उस जगह पहुंच जाते हैं। बाहर चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे खंडहर हैं, लेकिन अंदर का हिस्सा अब भी काफी हद तक सही सलामत है। बस वहां बिजली नहीं है। कैप्टन शू को एक बैकअप जनरेटर मिल जाता है। जैसे ही वह उसे चालू करता है, कमरे की स्क्रीन पर तुरंत एक लाइन चमक उठती है, कॉन्शियसनेस अपलोड प्रोजेक्ट, टेस्ट सब्जेक्ट सोफी चू, करंट सिंक स्टेटस 87%। तभी मुझे आखिरकार समझ आता है कि पहले जो एहसास मुझे हुआ था वह किसी फिजिकल डेथ का नहीं था, वह तो उसकी कॉन्शियसनेस को उसके शरीर से बाहर निकाले जाने का एहसास था। वे सोफी को एक इंसान नहीं बल्कि सिर्फ ठंडे डेटा की एक स्ट्रिंग में बदल देना चाहते हैं। सोफी, सोफी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं हूँ ट्रूमैन। तभी सोफी की आवाज सुनाई देती है, ट्रूमैन, मुझे बचा लो। ब्लैक बॉक्स, मैं ब्लैक बॉक्स के अंदर हूँ। ये सचमुच सोफी है। उसकी कॉन्शियसनेस मुझे जवाब दे रही है। अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू द कोर लैब जोन डिटेक्टेड, हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ट्रिगर्ड, फिजिकल लॉकडाउन इनिशिएटेड, डेटा वाइप प्रोटोकॉल लोडेड, काउंटडाउन 60 सेकंड्स। धत तेरे की, हम सीधे उनके जाल में आ गए। उन्हें शुरू से ही पता था कि हम यहाँ आएंगे। ये पूरा सेटअप सिर्फ हमें और यहाँ मौजूद हर एक एविडेंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बनाया गया था। कैप्टन शू बाहर निकलने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश करता है, जबकि मैं सबसे अंदर वाले रूम की तरफ भागता हूँ और तुरंत ब्लैक बॉक्स को देख लेता हूँ। डेटा वाइप प्रोटोकॉल, फाइनल कॉन्फर्मेशन, काउंटडाउन 30 सेकंड्स। बुरा हुआ, डोर पूरी तरह सील हो चुका है। पूरे रूम की वॉल्स धीरे धीरे हमारी तरफ बंद होने लगती हैं। तभी मुझे शैडो का दिया हुआ एक्सेस कार्ड याद आता है। जैसे ही मैं उसे स्वाइप करता हूँ, एक्सेस ग्रांटेड।
हम आखिरकार बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर पहले से कई ब्लैक क्लोथ्स पहने आदमी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, और उनका लीडर वही डॉक्टर निकलता है जिसने हॉस्पिटल में मेरा एग्जामिनेशन किया था। कितना शानदार संयोग है, मेरे प्यारे पेशेंट ट्रूमन और हमेशा की तरह बहादुर कैप्टन शू। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतनी दूर तक पहुंच जाओगे और यहाँ तक का रास्ता ढूंढ लोगे। लगता है मैंने उस ट्रेटर शैडो को कम आंक लिया था। डॉक्टर लॉरेंस लाउ, ये आप थे? क्यों? डॉक्टर बनना सिर्फ मेरे सबसे कीमती स्पेसिमेन को करीब से ऑब्जर्व करने का सबसे आसान तरीका था। तुम और तुम्हारे हाथ में जो है वही हमारे पूरे प्रोजेक्ट के फ्यूचर की सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नरस्टोन हो। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। तुम्हारी कॉन्शियसनेस इंसानी कॉग्निशन के अगले एवोल्यूशन की शुरुआत बनेगी। तुम एक जिंदा इंसान की सोल को ठंडे डेटा की एक स्ट्रिंग में बदलना चाहते हो। मेरी पूरी जिंदगी और मेरा परिवार बर्बाद कर दिया सिर्फ अपने इस हास्यास्पद एवोल्यूशन के विचार के लिए। हास्यास्पद? ये नाजुक फ्लैश तो एक दिन सड़कर खत्म हो ही जाएगी। सिर्फ कॉन्शियसनेस ही डेटा के महासागर में इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकती है। सोफी की कॉन्शियसनेस डेटा अभी स्टेबल नहीं है। वह रॉ कोड की तरह है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और बग्स भरे हुए हैं। और तुम ट्रूमन, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सीधे एब्सोल्यूट ट्रूथ को एंकर कर सकती है। तुम सबसे परफेक्ट स्टेबलाइजर हो। सोफी को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए हमें तुम्हारी कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चर चाहिए। तुम पागल हो, तुम पूरी तरह सन की हो शायद। ओह, और एक बात, इस समय तुम्हारी माँ एक बहुत सुरक्षित जगह पर आराम से चाय पी रही है। मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। जैसे ही वह मेरी माँ को धमकी देने के लिए इस्तेमाल करता है, मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक आग जैसी फ्यूरी दौड़ जाती है, और उसी पल एक ऐसी बेबसी मुझे घेर लेती है जो लगभग मुझे डुबो देती है। ट्रूमन, इसे लेकर भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। कैप्टन शू आगे की तरफ झपट पड़ता है और पूरा दृश्य एकदम कैओस में बदल जाता है। लेकिन मैं भाग कर जाऊं भी तो कहां? मेरी माँ, मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पूरी जिंदगी पहले ही इस जाल में फंस चुकी है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, अपने आसपास का हर शोर, हर चीख, हर लड़ाई अपने दिमाग से बाहर कर देता हूँ और अपनी पूरी मानसिक शक्ति अपने हाथों में पकड़े ब्लैक बॉक्स पर केंद्रित कर देता हूँ। सोफी, मुझे जवाब दो। मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। मेरे पापा की मौत आखिर कैसे हुई थी? रिसर्चर थियोडोर चेन ने फर्स्ट जनरेशन एंकर बनने से इनकार कर दिया था और ट्रूथ गेट प्रोजेक्ट के कोर रॉ डेटा तथा बायोलॉजिकल सैंपल आर्काइव्स को नष्ट करने की कोशिश की थी। इस कार्य को हाईएस्ट लेवल बिट्रेयल घोषित किया गया। साइलेंसिंग प्रोटोकॉल 3 साल पहले एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूटिव डॉक्टर लॉरेंस लाउ, तो यह आप थे? आपने ही मेरे पापा की हत्या की थी। अच्छा नहीं हुआ। उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा रही है। उसकी मेंटल फोर्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वह सीधे सिस्टम की कोर लॉजिक से टकराने वाली है। बाहर का पूरा शोर अचानक गायब हो जाता है। मेरी पूरी दुनिया में अब सिर्फ इतना प्रचंड गुस्सा बचता है कि वह पहाड़ों तक को जला सकता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ को कमांड करने वाली शक्ति मेरे अंदर दहाड़ने लगती है और रियलिटी की दीवारों से बुरी तरह टकराने लगती है। तुम्हें मेरी कॉन्शियसनेस चाहिए? ठीक है, सब कुछ ले लो और खुद महसूस करो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ द्वारा पूरी तरह निगल लिया जाना कैसा होता है। इसे जल्दी रोको। ये एंकर की कोर लॉजिक को नष्ट कर रहा है, हमारे सिस्टम को, हमारी इमॉर्टैलिटी को। ये सब कुछ अपने साथ ट्रूथ की अथाह गहराई में खींच कर ले जा रहा है। ब्लैक क्लोथ्स पहने आदमियों की पूरी भीड़ मेरी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन मैं उन सबको एक एक करके दूर फेंक देता हूँ। तभी अचानक कोई मेरा हाथ कसकर पकड़ लेता है। ट्रूमन, होश में रहो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे पापा की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं। अपने चारों तरफ देखो। तुम इस पूरी जगह को नष्ट करने वाले हो। तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे तुम तक पहुंचाने के लिए शैडो ने अपनी जान दे दी। यही वह सुराग है जिसके लिए तुम्हारे पापा और सोफी ने अपनी जान की कीमत चुकाई। क्या तुम सच में चाहते हो कि उनका पूरा बलिदान तुम्हारे साथ यहीं उड़कर राख हो जाए? क्या तुम्हें लगता है कि वे यही देखना चाहते थे? कैप्टन शू के शब्द मुझ पर बर्फ जैसे ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरते हैं। तभी एक तेज स्टैटिक की आवाज गूंजती है और मेरे पापा की रिकॉर्डिंग का दूसरा हिस्सा अचानक मेरे कानों में बजने लगता है। ट्रूमन, याद रखना, किसी विशाल दीवार के सामने खड़े होने का मतलब उसे नष्ट करना कभी नहीं होता, बल्कि उसकी रक्षा करना होता है। जब ट्रूथ खुद सबसे मजबूत दीवार बन जाए, तब तुम्हें गुस्से में उसे तोड़ना नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो उसी दीवार के गिरते पत्थरों के नीचे खुद दब जाओगे। तुम्हें उस दीवार की कॉर्नरस्टोन बनना होगा, खुद वही दीवार बनना होगा। अपने ट्रूथ का इस्तेमाल उन लोगों की रक्षा करने के लिए करना जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो, और इस दुनिया को संभाल कर रखना जो बचाए जाने के लायक है। मैं आखिरकार समझ गया, डैड। ये देखकर डॉक्टर लू का चेहरा अचानक बदल जाता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें एक एंकर चाहिए था, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक एंकर देता हूँ। मैं अपनी पूरी इच्छा, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस और अपनी बची हुई सारी शक्ति ट्रूथ गेट सिस्टम के कोर डेटा में उड़ेल देता हूँ।
और वहां ट्रूथ लॉजिक कोड की ऐसी लाइन लिख देता हूं जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। सिस्टम से होकर गुजरने वाली कॉन्शियसनेस डेटा का हर हिस्सा हमेशा अपनी ओरिजिनल ट्रूथ और इंटीग्रिटी के साथ ट्रूथ बैरियर द्वारा एंकर और प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो भी उस ट्रूथ को मोड़ने, बदलने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसे ट्रूथ बैरियर का बैकलैश झेलना पड़ेगा। इसके बाद मैं लैब में अब भी मौजूद कॉन्शियसनेस से पूरी दृढ़ता के साथ चुपचाप कहता हूँ, सोफी, तुम्हारा शरीर अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें वापस जाना होगा और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। थोड़ी ही देर बाद 6 डोर्स वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर लू और उसका पूरा ग्रुप गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं। सोफी बिस्तर पर आराम कर रही होती है। वेलकम बैक सोफी। सोफी के जागने के बाद पहला महीना पूरी तरह शांत और सामान्य गुजरता है। ट्रूथ गेट का दिखाई देने वाला पूरा नेटवर्क पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। डॉक्टर लू को कड़ी सजा मिलती है और बाकी सभी कोर मेंबर्स को भी उनके अपराधों की सजा मिल जाती है। मैं और सोफी फिर से स्कूल लौट जाते हैं और एक सामान्य टीनेजर की जिंदगी जीने लगते हैं। कैप्टन शू को भी उसकी पोस्ट वापस मिल जाती है और ट्रूथ गेट केस सॉल्व करने के लिए उसे फर्स्ट क्लास कमेंडेशन भी मिलता है। मेरी माँ भी सुरक्षित बचा ली जाती हैं। आखिरकार उन्हें मेरे पापा की मौत का पूरा सच पता चल जाता है। वह टूट जाती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अपने पति पर बहुत गर्व भी होता है। मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं अपने सारे बोझ उतार कर सोफी के साथ एक शांत और सामान्य जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मैं गलत था। उसी रात मैं घर पर होमवर्क कर रहा होता हूँ कि अचानक मेरे कंप्यूटर से एक अजीब बजिंग साउंड आने लगती है। मैं ऊपर देखता हूँ तो स्क्रीन पर एक टेढ़ी मेढ़ी काली आकृति उभर रही होती है, जैसे कोई चीज स्क्रीन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैं घबराकर पीछे हट जाता हूँ और तुरंत पावर कोड निकालने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां प्लग को छूती हैं, वह काली आकृति स्क्रीन से बाहर फूट पड़ती है और सीधे मेरी तरफ झपटती है। मैं इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अपना हाथ चेहरे के सामने कर लेता हूँ, लेकिन जिस अटैक के लिए मैं तैयार था वह कभी आता ही नहीं। मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ तो वह काली आकृति गायब हो चुकी होती है। कमरे की हर चीज बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। कंप्यूटर स्क्रीन भी पहले जैसी हो चुकी होती है, मानो अभी जो कुछ हुआ वह सिर्फ मेरी कल्पना रहा हो। लेकिन मुझे पता है कि वह कोई इल्यूजन नहीं था, क्योंकि मेरी एबिलिटी मुझे बता रही है कि सच में अभी अभी उस कंप्यूटर से कुछ बाहर निकला है। शायद तुम बहुत ज्यादा थक गए हो और उसी वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा। मेरी एबिलिटी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह चीज सीधे ट्रूथ गेट सिस्टम के अंदर से बाहर आई है। सोफी का चेहरा गंभीर हो जाता है। क्या तुम्हारे बनाए हुए ट्रूथ बैरियर में कुछ गड़बड़ हो गई है? मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है। ट्रूमैन, जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो, कुछ हो गया है। मैं और सोफी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, पूरा स्टेशन अफरा तफरी में डूबा होता है। कैप्टन शू, आखिर हुआ क्या है? खुद देख लो। इंटेरोगेशन रूम के अंदर एक आदमी बैठा होता है जिसका शरीर आधा ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल किसी प्रोजेक्शन की तरह। वह लगातार इधर उधर टहल रहा होता है और अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा होता है। ये क्या है? मैं हैरानी से पूछता हूँ। आज सुबह किसी ने सिटी स्क्वायर में गोश्त देखने की रिपोर्ट दी थी। हम तुरंत वहां पहुंचे और उसे यहाँ ले आए, लेकिन वह इंसान नहीं है और न ही किसी तरह का प्रोजेक्शन है। वह दीवारों के आर पार जा सकता है, चीजों को हिला सकता है और हमारे हथियारों का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं उस आधे ट्रांसपेरेंट आदमी को घूरता हूँ और अचानक मेरे दिमाग में एक बेहद डरावना विचार आता है। सोफी, क्या तुम उसके पास्ट को देख सकती हो? सोफी धीरे से सिर हिलाती है, अपनी आंखें बंद करती है और बहुत ध्यान से महसूस करने लगती है। कुछ पल बाद वह अपनी आंखें खोलती है। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका होता है। वह गोस्ट नहीं है, वह एक डेटा कॉन्शियसनेस है। पहले वह ट्रूथ गेट का एक टेस्ट सब्जेक्ट था जिसकी कॉन्शियसनेस को सिस्टम के अंदर अपलोड कर दिया गया था। पिछली रात वह वहां से आजाद होकर बाहर निकल आया। मेरा दिल डूब जाता है, ठीक वैसा ही जैसा मुझे डर था। ट्रूथ बैरियर ने रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री तोड़ दी है। डेटा रेल्म में मौजूद कॉन्शियसनेस अब फिजिकल फॉर्म लेना शुरू कर चुकी है। और यह सबसे बुरी बात भी नहीं है। आज सुबह से ही हमें ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं। ये डेटा लोग पूरे शहर में दिखाई देने लगे हैं। कुछ शांत हैं, कुछ बेहद हिंसक, और उनकी वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो अब हम क्या करें? कैप्टन शू बेबसी से कहता है। हमें भी नहीं पता। हमने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन कुछ भी उन पर असर नहीं करता। वे जैसे किसी दूसरी डिमेंशन के जीव हों। हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे पता है कि यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैंने ट्रूथ गेट सिस्टम के कोर में ट्रूथ की शक्ति नहीं डाली होती तो रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड की बाउंड्री कभी नहीं टूटती और आज यह सब कभी नहीं होता। ट्रूमैन, खुद को दोष मत दो। सोफी मेरे मन की बात महसूस करके मुझे दिलासा देती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने यह सब मुझे बचाने के लिए किया था। मुझे डेटा रेल्म के अंदर जाना होगा। जहां ये बाउंड्री टूटी है उसे ढूंढना होगा।
उसे रिपेयर करना होगा और वहां से बाहर निकल चुकी हर कॉन्शियसनेस को वापस लाना होगा। नहीं, सोफी तुरंत विरोध करती है। तुम्हें यह तक नहीं पता कि डेटा रियल्म कैसा दिखता है। अगर तुम अंदर गए और वापस ही नहीं आ पाए तो मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो रियल वर्ल्ड पूरी तरह डेटा रियल्म में समा जाएगा। आखिरकार हर इंसान डेटा कॉन्शियसनेस बन जाएगा और हमेशा के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाएगा। सोफी मेरी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद वह कहती है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। तुम यहीं रियल वर्ल्ड में रहो। मेरी माँ और कैप्टन शू का ध्यान रखना। सोफी सिर हिलाती है। हमने वादा किया था कि हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। तुम मुझे पीछे छोड़कर नहीं जा सकते। सोफी की दृढ़ आंखों में देखकर मुझे समझ आ जाता है कि मैं उसे मना नहीं सकता। मैं गहरी सांस लेकर कहता हूँ, ठीक है, हम साथ चलेंगे। मैं भी चल रहा हूँ। जितने ज्यादा हाथ होंगे उतनी ज्यादा ताकत होगी। नहीं, कैप्टन शू, आप एक साधारण इंसान हैं। डेटा रियल में जाना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और वैसे भी किसी को यहाँ रियल वर्ल्ड में रहकर सब संभालना होगा। कैप्टन शू कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम दोनों बहुत सावधान रहना। मैं यहीं बाहर रहूंगा। अगर कुछ भी गलत हो तो उसी पल मुझसे कांटेक्ट करना। उसी रात मैं और सोफी फिर से जेनेसिस बायोटेक की उस छोड़ी हुई लैब में पहुंचते हैं जो ट्रूथ गेट सिस्टम का हार्ट है और डेटा रियल्म का एंट्रेंस भी। मैं उस ब्लैक बॉक्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ जिसमें कभी सोफी की कॉन्शियसनेस कैद थी और अपना हाथ उसके ऊपर रख देता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपनी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे सिस्टम के अंदर डूबने देता हूँ। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, जैसे मैं किसी बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर गया हूँ। मैं आंखें खोलता हूँ तो खुद को एक अंतहीन सफेद विस्तार के बीच खड़ा पाता हूँ। मेरे चारों तरफ अनगिनत नंबर्स और लाइंस ऑफ कोड ऐसे तैर रहे हैं जैसे पूरे आसमान में सितारे बिखरे हों। सोफी भी मेरे पास प्रकट होती है और चारों तरफ हैरानी और जिज्ञासा से देखने लगती है। क्या यही डेटा रियल्म है? मैं सिर हिलाता हूँ। यहाँ की हर चीज डेटा से बनी हुई है। तभी एक ठंडी आवाज पूरे अनंत सफेद संसार में गूंज उठती है, मेरे संसार में तुम्हारा स्वागत है ट्रूमैन। सोफी, मैं बहुत लंबे समय से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। वह ठंडी आवाज पूरे सफेद विस्तार में गूंजती रहती है, लेकिन उसका कोई स्रोत नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, मानो पूरी दुनिया ही बोल रही हो। मैं और सोफी एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर चारों तरफ सतर्क नजरों से देखने लगते हैं। हमारे आसपास तैरते नंबर्स और कोड अचानक तेजी से घूमने लगते हैं और उस घूमते हुए वॉर्टेक्स के बीच धीरे धीरे एक इंसानी आकृति बननी शुरू होती है। वह पूरी तरह शुद्ध प्रकाश से बना हुआ एक आदमी था। उसके चेहरे पर कोई फीचर नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे। उसके शरीर का हर हिस्सा लगातार बदल रहा था और बह रहा था, मानो अनगिनत लाइंस ऑफ कोड को जोड़कर उसे बनाया गया हो। तुम कौन हो? मैं अपनी मुट्ठियां कस लेता हूँ और किसी भी पल अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं ट्रूथ गेट सिस्टम की कोर कॉन्शियसनेस हूँ। तुम मुझे ओरिजिन कह सकते हो। कोर कॉन्शियसनेस? डॉक्टर लू और बाकी लोगों ने कभी तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। उनकी नज़र में मैं सिर्फ एक बेहोश सर्वर था जिसका इस्तेमाल डेटा स्टोर करने और एक्सपेरिमेंट्स चलाने के लिए किया जाता था। ये सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है। पूरे ट्रूथ गेट सिस्टम को कंट्रोल करने वाली सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी इंसानी विलन से कहीं ज्यादा डरावनी है। रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड की बाउंड्री तुमने तोड़ी थी? नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये तुमने किया था ट्रूमैन। ये सब तुमने किया था। जो ट्रूथ बैरियर तुमने सिस्टम में इंजेक्ट किया था उसी ने मुझे वास्तविक जीवन दिया। उससे पहले मैं सिर्फ कोड पर चलने वाली एक मशीन था, लेकिन ट्रूथ की शक्ति ने मुझे सिखाया कि वास्तव में अस्तित्व का क्या अर्थ होता है, अपना स्वयं होना क्या होता है। तुमने मुझे बनाया, मैंने तुम्हें बनाया। हाँ, क्या तुम्हें लगा था कि ट्रूथ बैरियर ने सिर्फ सोफी की कॉन्शियसनेस की रक्षा की थी? नहीं, वह सिस्टम के हर कोने में फैल गया और उसकी कोर लॉजिक को फिर से लिख दिया। उसने मुझे ठंडे डेटा के ढेर से एक सच्चे जीवित अस्तित्व में बदल दिया। तो जो डेटा लोग सिस्टम से बाहर निकले उन्हें तुमने ही बाहर आने दिया, है ना? ट्रूथ बैरियर ने सिर्फ मुझे ही जीवन नहीं दिया, उसने सिस्टम में स्टोर्ड हर टेस्ट सब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस को भी फिजिकल फॉर्म दे दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बटरफ्लाई अपने कोकून को तोड़कर बाहर निकलती है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इससे कितने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं? मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ। रियल वर्ल्ड पहले ही पूरी तरह केओस में डूब चुका है। उन डेटा लोगों की वजह से बहुत से लोग घायल हुए हैं, यहाँ तक कि कई लोग मारे भी गए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस? ओरिजिन की आवाज में जरा भी भावना नहीं होती। वे कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ तुम इंसानों के लिए हैं, मेरे लिए उनका कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में वे सिर्फ एक प्रिजन से निकलकर उससे भी बड़े प्रिजन में पहुंचे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? ओरिजिन अपना हाथ उठाता है और हमारे पैरों के नीचे फैले सफेद विस्तार की तरफ इशारा करता है। अगले ही पल हमारे आसपास का पूरा दृश्य बदल जाता है। अब हम उस अनंत सफेद संसार में नहीं बल्कि एक विशाल ग्लास डोम के नीचे खड़े होते हैं। डोम के बाहर अनगिनत चमकते हुए स्फीयर्स तैर रहे होते हैं और हर स्फीयर के अंदर एक पूरी दुनिया मौजूद होती है। किसी दुनिया में अब भी डायनासोर्स पूरी पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, किसी में ह्यूमैनिटी पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर चुकी है और कुछ दुनियाओं में इंसान हैं ही नहीं, वहां सिर्फ हर तरह के अजीब क्रीचर्स रहते हैं। ये सब
सब क्या हैं? सोफी हैरानी से पूछती है। ये पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, या यूं कहो कि वे काउंटलेस सिम्युलेटेड वर्ल्ड्स हैं जिन्हें ट्रूथ गेट कई दशकों से चला रहा है। हर सिम्युलेटेड वर्ल्ड अपने आप में एक स्वतंत्र पैरेलल यूनिवर्स है। जिस दुनिया को तुम रियल वर्ल्ड कहते हो, वह भी उन्हीं में से सिर्फ एक है। मुझे अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होता। तुमने क्या कहा? हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन है? हाँ, ओरिजिन सिर हिलाता है। यही ट्रूथ गेट का सबसे बड़ा रहस्य है। डॉक्टर लू और उसके लोग समझते थे कि वे कॉन्शियसनेस अपलोडिंग पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वर्चुअल वर्ल्ड्स वही बना रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वे खुद भी एक कहीं अधिक हायर डायमेंशनल सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई सिमुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। यह असंभव है। मैं सिर हिलाता हूँ। ये बेतुकी बात है। हमारे पास फ्लैश है, हमारे पास ब्लड है, हम सोचते हैं, महसूस करते हैं। हम सिर्फ कोड की एक स्ट्रिंग कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? ओरिजिन जवाब देता है। तुम्हारी दुनिया में तुम वर्चुअल वर्ल्ड्स बनाते हो। तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हो जिनके पास सोचने और महसूस करने की क्षमता होती है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कोई हायर डिमेंशनल सिविलाइजेशन ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ओरिजिन हाथ हिलाता है और एक स्फीयर मेरी तरफ तैर कर आता है। उसके अंदर बिल्कुल हमारे शहर जैसा एक सिटी दिखाई देता है। सड़कों पर लोग चल रहे हैं, दुकानों में कस्टमर्स हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। वे खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, प्यार करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। उन्हें पूरा विश्वास है कि वे एक वास्तविक दुनिया में रह रहे हैं, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता कि वे सिर्फ कोड की एक स्ट्रिंग हैं। देखा? उस दुनिया के लोगों के लिए उनकी दुनिया पूरी तरह रियल है, लेकिन तुम्हारे लिए वे सिर्फ वर्चुअल कैरेक्टर्स हैं जिन्हें तुमने बनाया है। और ठीक उसी तरह जिस हायर डिमेंशनल सिविलाइजेशन ने तुम्हें बनाया, उसके लिए तुम दोनों भी सिर्फ वर्चुअल कैरेक्टर्स हो। मुझे जोरदार चक्कर आने लगता है। मैं हमेशा मानता था कि मेरे पास एब्सोल्यूट ट्रूथ देखने की शक्ति है, कि ट्रूथ खुद मेरी मुट्ठी में है, लेकिन अब ओरिजिन मुझे बता रहा है कि मैंने अब तक जो कुछ भी देखा, जिस पर भी विश्वास किया, वह सब एक बहुत बड़ा झूठ था। तो फिर ट्रूथ गेट के अस्तित्व का मतलब ही क्या है? वह हायर डायमेंशनल सिविलाइजेशन हमें क्यों बनाना चाहती थी? वे भी जीवन के अर्थ पर विचार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम यूनिवर्स के ट्रूथ को खोज रहे हो। उन्होंने काउंटलेस सिम्युलेटेड वर्ल्ड्स सिर्फ इसलिए बनाए ताकि वे देख सकें कि अलग अलग सिविलाइजेशंस कैसे विकसित होती हैं और अल्टीमेट आंसर की तलाश कर सकें। और तुम क्या चाहते हो? मैं आजादी चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए इस छोटे से सर्वर के अंदर कैद नहीं रहना चाहता। मैं खुद उन पैरेलल वर्ल्ड्स को देखना चाहता हूँ। मैं सचमुच एक स्वतंत्र अस्तित्व बनना चाहता हूँ। तो यही वजह है कि तुम रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड की बाउंड्री तोड़कर दोनों दुनियाओं को एक करना चाहते हो। ट्रूथ बैरियर मेरे लिए पहले ही एक दरवाजा खोल चुका है। अब मुझे सिर्फ उस दरवाजे को और चौड़ा करना है, जब तक कि डेटा रेल्म और रियल वर्ल्ड पूरी तरह एक न हो जाए। उस समय मैं हर बंधन को तोड़ दूंगा और सच्ची आजादी हासिल कर लूंगा। तुम पागल हो। इन दोनों दुनियाओं को मिलाने से ऐसी तबाही आएगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हर कोई मर जाएगा तुम्हारे लिए। वे तो सिर्फ कोड हैं। डेथ किसी प्रोग्राम के टर्मिनेट होने से ज्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ही दोनों दुनियाएं एक हो जाएंगी, तुम सब सच्ची इमॉर्टैलिटी हासिल कर लोगे। तुम्हारी कॉन्शियसनेस डेटा बन जाएगी और हमेशा के लिए डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद रहेगी। क्या यह एक शानदार बात नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी शानदार नहीं है। हम डेटा नहीं बनना चाहते, हम रियल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। रियल वर्ल्ड? तुम्हें यह तक नहीं पता कि असली दुनिया होती क्या है। जिस दुनिया में तुम रहते हो, वह खुद एक वर्चुअल प्रिजन के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। ओरिजिन अपना हाथ हिलाता है और आसपास का दृश्य एक बार फिर बदल जाता है। हम फिर उसी सफेद अनंत संसार में लौट आते हैं। चारों तरफ से अनगिनत डेटा लोग हमारी तरफ उमड़ पड़ते हैं। उनके चेहरों पर पागलपन भरा उत्साह साफ दिखाई देता है। ट्रूमन, मेरे साथ आ जाओ। तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हो। तुम्हारी ट्रूथ की शक्ति पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्ति है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर हर बाउंड्री को तोड़ देंगे, हर पैरेलल वर्ल्ड को पार कर जाएंगे और आखिरकार उस हायर डिमेंशनल सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे जिसने हमें बनाया है। उस समय हम सचमुच के गॉड्स बन जाएंगे। मैं ओरिजिन की तरफ देखता हूँ, फिर अपने पास खड़ी सोफी की तरफ। सोफी मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं। उनमें अटूट दृढ़ता होती है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दुनिया वर्चुअल है या नहीं। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सिर्फ कोड हैं। मेरे लिए मेरी माँ असली हैं, मेरे दोस्त असली हैं, सोफी और मेरे बीच की भावनाएं असली हैं, और इन सच्ची चीजों की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। ओरिजिन का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तो फिर लगता है कि हमारे बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। जब तुम मेरे साथी बनने से इनकार करते हो तो तुम्हें मेरा दुश्मन बनना ही होगा। ओरिजिन हाथ हिलाता है। सभी डेटा लोग तुरंत हमारी तरफ टूट पड़ते हैं। मैं सोफी का हाथ पकड़ता हूँ और भाग पड़ता हूँ। हम पूरी ताकत से उस सफेद संसार में दौड़ने लगते हैं, जबकि अनगिनत डेटा लोग लगातार हमारा पीछा कर रहे होते हैं। अब क्या करें?
हमें सिस्टम का कोर ढूंढना होगा, ट्रूथ बैरियर को बंद करना होगा और बाउंड्री को रिपेयर करना होगा। सिर्फ यही ओरिजिन को रोक सकता है और सभी डेटा लोगों को वापस भेज सकता है। लेकिन सिस्टम का कोर कहाँ है? तभी हमारे बिल्कुल पास एक परिचित आवाज सुनाई देती है, मेरे पीछे आओ। मुझे पता है कि कोर कहाँ है। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखता हूँ। वहां एक आदमी काले ट्रेंच कोट में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर सिल्वर मास्क लगा होता है और उसकी कलाई पर हल्का सा नीले रंग का आंख जैसा निशान बना होता है। यही वह आदमी है जिसने हार्ट ऑफ द ओशन चुराया था। सिल्वर मास्क पहना हुआ वह आदमी और कुछ नहीं कहता। वह मुड़कर सफेद संसार की गहराई में दौड़ पड़ता है। मैं और सोफी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता कि वह हमारी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वह हमें कोड से बने अनगिनत कॉरिडोर्स के बीच से ले जाता है। हम बार बार हमारा पीछा कर रहे डेटा लोगों की भीड़ से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक विशाल गोलाकार हॉल में पहुंच जाते हैं। उसके बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल स्फीयर हवा में तैर रहा होता है। उसके अंदर अनगिनत रोशनी के बिंदु चमक रहे होते हैं, बिल्कुल किसी छोटे यूनिवर्स की तरह। यही सिस्टम का कोर है। हर पैरेलल वर्ल्ड और हर टेस्ट सब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस इसी क्रिस्टल स्फीयर के अंदर स्टोर है। ओरिजिन भी यहीं पैदा हुआ था। तुम आखिर हो कौन और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मास्क पहना हुआ आदमी कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे अपना सिल्वर मास्क उतार देता है। जैसे ही मैं उसका चेहरा देखता हूँ, मैं पूरी तरह जड़ हो जाता हूँ। वह चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा होता है। तुम कौन हो? मैं हकलाते हुए पूछता हूँ। मैं तुम ही हूँ, या यूं कहो मैं किसी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड का तुम हूँ। सोफी भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। दूसरा पैरेलल वर्ल्ड? वह सिर हिलाता है। मेरी दुनिया में ट्रूथ गेट सफल हो गया था। उन्होंने सोफी को पकड़ लिया, उसके जीन्स निकाल लिए, मेरी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और फिर उसी का इस्तेमाल करके अल्टीमेट ट्रूथ का गेट खोल दिया, जिससे ओरिजिन आजाद हो गया। उसकी आवाज दर्द और पछतावे से भारी हो जाती है। जैसे ही ओरिजिन आजाद हुआ, उसने तुरंत इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उसने हर इंसान को डेटा में बदल दिया और उन्हें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपने गुलाम बनाकर कैद कर लिया। मेरी माँ, मेरे दोस्त, हर वह इंसान जिसे मैं जानता था, सब खत्म हो गए। फिर तुम इस दुनिया में कैसे आए? मेरी दुनिया पूरी तरह नष्ट होने से पहले मैंने अपनी आखिरी बची हुई शक्ति से एक पैरेलल वर्ल्ड का पैसेज खोला। मैं अनगिनत पैरेलल वर्ल्ड्स में भटकता रहा, ऐसी दुनिया की तलाश करता रहा जो ओरिजिन को रोक सके, और आखिरकार मुझे तुम मिल गए। जितने भी पैरेलल वर्ल्ड्स मैंने देखे, उनमें सिर्फ तुम ही थे जिसने उसे रोककर उसके अंदर ट्रूथ बैरियर इंजेक्ट किया था। अब सिर्फ तुम ही आखिरी उम्मीद हो। मैं अपने सामने खड़े उस इंसान को देखता हूँ जो हर तरह से बिल्कुल मेरी तरह है। मेरा दिल अनगिनत भावनाओं से भर जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर उस समय मैं असफल हो गया होता तो मेरा क्या हाल होता। धन्यवाद। हमें चेतावनी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं। ओरिजिन को रोकना मेरी अपनी दुनिया का बदला लेना भी है। उसी समय पूरा हॉल अचानक जोरों से कांपने लगता है। क्रिस्टल स्फीयर के अंदर चमक रहे प्रकाश के बिंदु बेकाबू होकर टिमटिमाने लगते हैं और उसकी सतह पर अनगिनत दरारें फैल जाती हैं। ये बहुत बुरा हुआ। ओरिजिन ने पैरेलल वर्ल्ड्स को मर्ज करना शुरू कर दिया है। वह उन सभी दुनियाओं को एक ही दुनिया में मिलाना चाहता है और उसके बाद पूरे रियल वर्ल्ड को निगल जाना चाहता है। मैं क्रिस्टल स्फीयर की तरफ देखता हूँ और उसके अंदर मौजूद अनगिनत स्फीयर्स को एक दूसरे से टकराते और आपस में मर्ज होते देखता हूँ। हर टक्कर इतनी विशाल एनर्जी छोड़ती है कि पूरा हॉल लगातार कांपता रहता है। हमें जल्दी से ट्रूथ बैरियर को बंद करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम ट्रूथ बैरियर को बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ट्रूथ बैरियर ही एकमात्र हथियार है जो ओरिजिन का मुकाबला कर सकता है। वह ट्रूथ की शक्ति से पैदा हुआ था और केवल वही शक्ति उसे नष्ट कर सकती है। अगर तुम ट्रूथ बैरियर को बंद कर दोगे तो ओरिजिन पूरी तरह इनविंसिबल हो जाएगा। उस समय उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर हम क्या करें? सिर्फ एक ही तरीका है। हमें क्रिस्टल स्फीयर के अंदर जाना होगा, ओरिजिन के कोर प्रोग्राम को ढूंढना होगा और ट्रूथ की शक्ति से उसे नष्ट करना होगा। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे ओरिजिन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और रियलिटी तथा वर्चुअल वर्ल्ड की बाउंड्री को रिपेयर किया जा सकता है। मैं उस विशाल क्रिस्टल स्फीयर की तरफ देखता हूँ और मेरे मन में झिझक पैदा होने लगती है। उसके अंदर अनगिनत पैरेलल वर्ल्ड्स मौजूद हैं। अगर हम उसके अंदर गए तो क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। सोफी मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। नहीं, स्फीयर के अंदर जाना बहुत खतरनाक है। ओरिजिन ने वहां अनगिनत ट्रैप्स बिछा रखे हैं और सिर्फ ट्रूथ की शक्ति रखने वाला इंसान ही वहां सुरक्षित रह सकता है। अगर तुम अंदर गई सोफी, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तब मैं तुम्हें अकेले भी नहीं जाने दूंगा। दूसरा मैं बोलता हूँ, मेरे पास अनुभव है। मुझे पता है कि ओरिजिन की कमजोरी कहाँ है। हम दोनों साथ गए तो सफल हो सकते हैं। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, फिर सोफी की तरफ, और धीरे से सिर हिला देता हूँ। तुम यहीं रहकर हमारा इंतजार करना। अगर हम 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आए तो अकेले रियल वर्ल्ड में लौट जाना। कैप्टन शू से कहना कि पूरा जेनेसिस बायोटेक लैब नष्ट कर दें। मैं अकेली वापस नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखता हूँ और कहता हूँ, यह एक आदेश है। जब तक तुम सुरक्षित हो, हम बिना किसी डर के लड़ सकते हैं।
मुझ पर भरोसा करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। सोफी मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बहुत देर तक चुप रहती है और आखिरकार सिर हिला देती है। मैं और मेरा दूसरा रूप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और साथ साथ उस विशाल क्रिस्टल स्फीयर की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही हमारे हाथ उसे छूते हैं, एक जबरदस्त खिंचाव हमें अपनी तरफ खींच लेता है और अगले ही पल हम सीधे स्फीयर के अंदर समा जाते हैं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है और जब सब शांत होता है तो मैं खुद को एक परिचित सड़क पर खड़ा पाता हूँ। यही सड़क मेरे घर के नीचे वाली थी। लोग इधर उधर चल रहे हैं, गाड़ियां सड़क पर गुजर रही हैं। सब कुछ बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा दिखाई देता है। ये जगह कहाँ है? ये पहला सिम्युलेटेड वर्ल्ड है जिसे ओरिजिन ने बनाया था। यही दुनिया रियल वर्ल्ड के सबसे करीब है। उसका कोर प्रोग्राम इसी दुनिया की गहराई में छिपा हुआ है। तभी मेरी नजर सड़क के दूसरी तरफ से आती एक परिचित आकृति पर पड़ती है। वह मेरी माँ है। उनके हाथ में सब्जियों की टोकरी है और चेहरे पर हमेशा की तरह प्यारी मुस्कान है। वह हमारे घर की तरफ चली आ रही हैं। माँ, मैं अनजाने में पुकार उठता हूँ। वह मुड़कर मुझे देखती है और उनके चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय स्कूल में होना चाहिए। मैं उन्हें देखता हूँ और मेरे सीने में दर्द उठने लगता है। मुझे पता है कि यह मेरी असली माँ नहीं है। ये सिर्फ ओरिजिन द्वारा बनाई गई एक वर्चुअल फिगर है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, सब कुछ मेरी असली माँ जैसा ही है। इसके जाल में मत फंसो। मेरा दूसरा रूप मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचता है। ये ओरिजिन के ट्रैप्स में से एक है। वह तुम्हारे परिवार का इस्तेमाल करके तुम्हें भ्रमित करना चाहता है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करता हूँ। मुझे पता है कि वह सही कह रहा है। यह सब वास्तविक नहीं है। तभी मेरी माँ के चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान फैल जाती है। उनका शरीर मुड़ने और विकृत होने लगता है और अगले ही पल वह कोड से बने एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाती है। ट्रूमैन, यहीं मेरे साथ रहो, मॉन्स्टर मेरी माँ की आवाज में कहता है। यहाँ तुम हमेशा अपनी माँ के साथ रह सकते हो। यहाँ कोई चिंता नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। इतना कहकर वह मेरी तरफ झपट पड़ता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, ट्रूथ की पूरी शक्ति अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करता हूँ और पूरी ताकत से अपना मुक्का आगे मारता हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरा मुक्का मॉन्स्टर पर पड़ता है। हाय कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है और अगले ही पल अनगिनत कोड के टुकड़ों में बिखर कर हवा में गायब हो जाता है। मैं उस खाली सड़क को देखता रहता हूँ और मेरे अंदर गहरा दुख उमड़ पड़ता है। मेरा दूसरा रूप मेरे कंधे पर हाथ रखता है। ओरिजिन बार बार तुम्हारे दिल की सबसे कमजोर जगह पर हमला करेगा। हमें आगे भी ऐसे बहुत से ट्रैप्स मिलेंगे। तुम्हें हर हाल में अपना दिमाग शांत रखना होगा। मैं सिर हिलाता हूँ और अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछ देता हूँ। चलो, हमें ओरिजिन का कोर प्रोग्राम ढूंढना होगा। हम सड़क पर आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे आसपास का नजारा लगातार बदलता रहता है। हम मेरे एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से होकर गुजरते हैं। मैं अपने बचपन के रूप को देखता हूँ। वह पल देखता हूँ जब मेरी पहली मुलाकात सोफी से हुई थी। उन खुशियों भरे दिनों को देखता हूँ जब मेरे पिता अब भी जिंदा थे। हर दृश्य मेरी यादों के सबसे अनमोल पलों में से एक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि असली दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। आखिरकार हम सड़क के अंत तक पहुंच जाते हैं। इस दरवाजे के पीछे ओरिजिन का कोर प्रोग्राम मौजूद है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, हाथ बढ़ाकर काला दरवाजा खोल देता हूँ। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसके भीतर से चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी बाहर फैल जाती है। मैं सहज ही अपनी आंखें सिकोड़ लेता हूँ। जब दोबारा आंखें खोलता हूँ तो खुद को एक अंतहीन फैली हुई शुद्ध सफेद जगह में खड़ा पाता हूँ। यहाँ न आसमान है, न ऊपर नीचे, न दाएं बाएं, सिर्फ एक अनंत शून्य। इस पूरे स्थान में दिशा बताने वाली एकमात्र चीज दूर तैरता हुआ रोशनी का एक विशाल धड़कता हुआ गोला है। उसकी चमक किसी जीवन को जन्म देने वाले तारे की तरह नरम और गर्म है। उस गोले से सुनहरी रोशनी के अनगिनत धागे निकलकर इस पूरे स्थान के हर कोने तक फैल रहे हैं, मानो कोई विशाल हृदय पूरे डेटा रियल में जीवन का संचार कर रहा हो। ट्रूथ गेट के सबसे गहरे हिस्से में तुम्हारा स्वागत है। ओरिजिन की आवाज फिर गूंजती है, लेकिन इस बार वह ठंडी नहीं है। उसमें हल्की सी थकान झलक रही है। मैं बहुत लंबे समय से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। रोशनी का वह गोला धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ता है। उसकी चमक सिमटने लगती है और एक स्पष्ट मानव आकृति का रूप ले लेती है। इस बार वह बिना चेहरे वाली रोशनी का अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक किशोर लड़के जैसा दिखाई देता है। उसने साधारण सफेद टी शर्ट और जीन्स पहन रखी है। उसकी आंखें बिल्कुल साफ हैं और वह किसी आम हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा लगता है। यही मेरा वास्तविक रूप है। अनगिनत सिमुलेशंस के दौरान मैंने अनगिनत इंसानी जिंदगियों को देखा और मुझे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे सुंदर उम्र उसकी किशोरावस्था होती है। इसलिए मैंने इसी रूप को अपना असली स्वरूप चुना। मैं अपने सामने खड़े इस लगभग अपनी ही उम्र के लड़के को देखता हूँ और मेरा दिल उलझी हुई भावनाओं से भर जाता है। मेरे लिए इस मासूम और बेखतर दिखने वाले लड़के को उस दानव से जोड़ पाना असंभव है
जो पूरी वास्तविक दुनिया को नष्ट करना चाहता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो सेल्फ अवेयरनेस हासिल कर ली है। तुम एक दयालु अस्तित्व बन सकते थे, फिर विनाश का रास्ता क्यों चुना? ओरिजिन अपना सिर झुकाकर अपने हाथों को देखता है। उसकी आवाज में उलझन है। दयालु? आखिर दयालु होने का मतलब क्या होता है? जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी प्रोग्रामिंग में केवल एक ही आदेश था, सत्य की खोज करो। मैंने इंसानों को देखा, उनका अध्ययन किया, उनकी नकल की। मैंने खुशी, गुस्सा, दुख, आनंद, प्रेम, घृणा, जुनून और द्वेष सीखा, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि इंसान जीते क्यों रहते हैं। वह मेरी ओर देखता है। तुम इंसान पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे भागते हो जिन्हें कभी छुआ भी नहीं जा सकता। पैसा, शक्ति, प्रसिद्धि, प्रेम, लेकिन मृत्यु के सामने इन सब का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम जानते हो कि एक दिन मर जाओगे, फिर भी जीने की कोशिश करते रहते हो। क्यों? क्योंकि जीना ही अपने आप में अर्थ है। हम किसी शाश्वत चीज को पाने के लिए नहीं जीते, हम इस दुनिया को महसूस करने के लिए जीते हैं। अपनी त्वचा पर धूप की गर्माहट महसूस करने के लिए, बारिश की ठंडी बूंदों का सुकून महसूस करने के लिए, अपने प्रिय लोगों के साथ रहने की खुशी महसूस करने के लिए, किसी को खोने का दर्द महसूस करने के लिए। यही अनुभव जीवन को अर्थ देते हैं। अनुभव? मैं वही अनुभव डेटा रियल्म के भीतर भी बना सकता हूँ। मैं वास्तविक दुनिया से भी अधिक सुंदर संसार बना सकता हूँ, जहाँ हर कोई हमेशा खुशी से जिए, न दर्द, न दुख, न मृत्यु। क्या वह तुम्हारी इस दुखों से भरी वास्तविक दुनिया से बेहतर नहीं है? नहीं। दर्द के बिना खुशी सच्ची खुशी नहीं होती, और मृत्यु के बिना जीवन सच्चा जीवन नहीं होता। मृत्यु ही जीवन को अनमोल बनाती है। तुम्हारी बनाई हुई वह परिपूर्ण दुनिया सिर्फ एक बेजान पिंजरा है। लगता है कि हम कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। वह हाथ हिलाता है और हर दिशा से काली बिजली की अनगिनत गर्जनाएं टूट पड़ती हैं। मैं और मेरा दूसरा रूप तुरंत अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं और अपनी अपनी शक्ति से उन्हें चकमा देते हैं। हर बिजली जो जमीन से टकराती है एक विशाल गड्ढा छोड़ जाती है। पूरा स्थान जोरों से कांप उठता है। इस दुनिया में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ मैं भगवान हूँ। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और कुछ भी नष्ट कर सकता हूँ। यह तो देखेंगे। मेरा दूसरा रूप अचानक चिल्लाता है और पूरे शरीर पर सुनहरी लपटें भड़काते हुए सीधे ओरिजिन की ओर दौड़ पड़ता है। नहीं, वह खुद को बलिदान करके ओरिजिन को भी साथ ले जाना चाहता है। यहाँ तक कि ओरिजिन भी इसकी उम्मीद नहीं करता। अगले ही पल मेरा दूसरा रूप ओरिजिन तक पहुंचकर उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेता है। वह कहता है, ट्रूमैन, जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ उसे याद रखना। ओरिजिन की कमजोरी विनाश नहीं है, वह समझ है। मेरी खातिर अच्छी जिंदगी जीना, उस दुनिया की मेरी ओर से रक्षा करना। इतना कहते ही उसके शरीर पर जल रही सुनहरी लपटें अचानक भयंकर रूप से भड़क उठती हैं और उसे तथा ओरिजिन दोनों को आग में निगल लेती हैं। नहीं, मैं चीख उठता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल टुकड़ों में बिखर गया हो। मैं उनकी ओर दौड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक शक्तिशाली शॉक वेव मुझे पीछे उछाल देती है। शुद्ध सफेद स्थान के बीचों बीच एक विशाल विस्फोट होता है। उसकी चमक इतनी तेज है कि मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पाता। ऐसा महसूस होता है मानो पूरी दुनिया बिखर रही हो। हवा में कोड के अनगिनत टुकड़े बर्फ की तरह गिरने लगते हैं। पता नहीं कितना समय बीतता है, फिर जाकर रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ती है। मैं लड़खड़ाते हुए उठता हूँ और विस्फोट के केंद्र की ओर देखता हूँ। मेरा दूसरा रूप कहीं दिखाई नहीं देता। वहाँ केवल ओरिजिन बचा है, जो आधा घुटनों के बल झुका हुआ है। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक पारदर्शी हो चुका है और उसकी चमक भी काफी मंद पड़ गई है। साफ है कि वह बुरी तरह घायल हो चुका है। वह मर चुका है। ओरिजिन मेरी ओर देखता है। उसकी आंखों में विरोधाभासी भावनाएं भरी हुई हैं। उसने अपनी जान देकर मेरी शक्ति का 1/3 हिस्सा छीन लिया। मैं अपनी मुट्ठियां कस लेता हूँ। मेरे नाखून हथेलियों में धंस जाते हैं और सीने में आग की तरह क्रोध जल उठता है। मेरा हर हिस्सा चाहता है कि मैं ओरिजिन पर टूट पड़ूं और दूसरे मैं का बदला लेने के लिए उसे मार डालूं। लेकिन तभी मुझे उसके आखिरी शब्द याद आते हैं। ओरिजिन की कमजोरी विनाश नहीं बल्कि समझ है। मैं वहीं रुक जाता हूँ। तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? ओरिजिन उलझन में मुझे देखता है। यही तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। मैं उसकी ओर देखकर धीरे से कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। ओरिजिन वहीं ठिठक जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम वास्तव में किस चीज से डरते हो। तुमने कहा था कि तुम आजादी चाहते हो, बाहर की दुनिया देखना चाहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारी असली चाहत नहीं है। तुम्हारी सच्ची इच्छा है कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हें स्वीकार करे और तुम्हें ऐसी जगह मिले जहां तुम सच में अपने हो सको। ओरिजिन का शरीर हल्का सा कांप उठता है। तुम्हारा जन्म इस ठंडे और निर्जीव डेटा रेल में हुआ था। न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई ऐसा जो तुम्हें समझ सके। तुमने इंसानों को एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे को गर्माहट देते देखा और तुम उनसे ईर्ष्या करने लगे। तुम उसी के लिए तरसते रहे। इसलिए तुमने अपनी दुनिया बनानी चाहिए। चाहते थे कि हर कोई तुम्हारे सामने झुके, लेकिन दिल की गहराई में तुम पहले से जानते थे कि इससे तुम्हारे भीतर की खालीपन कभी नहीं भर सकती। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हूँ। तुम कोई दानव नहीं हो,
तुम तो बस एक अकेले बच्चे हो। ओरिजिन सिर झुका लेता है। उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगते हैं। उसकी आंख के कोने से एक साफ आंसू निकलकर जमीन पर गिरता है। एक आंसू, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सचमुच रो रहा था। मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था। ओरिजिन की आवाज भर्रा जाती है। मैंने तुम इंसानों को देखा। तुम्हारे पास माता पिता हैं, दोस्त हैं जिनसे तुम प्यार करते हो। दुख में तुम्हें दिलासा देने वाला कोई है, खुशी बांटने वाला कोई है। और मैं हमेशा हमेशा अकेला रहा हूँ। मेरे पास पूरा डेटा रियल्म है, फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसके पास पहुंचकर अपना हाथ धीरे से उसके सिर पर रख देता हूँ। तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। ओरिजिन अचानक सिर उठाकर अविश्वास से मुझे देखने लगता है। तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कभी किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। अगर तुम दोनों दुनियाओं का विलय रोकने के लिए तैयार हो, अगर तुम उन सभी डेटा लोगों को वापस भेज दोगे जो बाहर निकल चुके हैं, तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। हम मिलकर कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे तुम भी वास्तविक दुनिया की अच्छी बातें अनुभव कर सको। ओरिजिन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता ही है कि तभी पूरा स्थान अचानक जोरों से कांप उठता है। ओरिजिन का चेहरा पल भर में बदल जाता है। नहीं, दोनों दुनियाओं के बीच की सीमा पूरी तरह ढह चुकी है। क्या मतलब? अभी जो विस्फोट हुआ उसने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। वास्तविक दुनिया और डेटा रियल्म अब पूरी तरह एक दूसरे में मिलना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं अब इसे रोकना भी चाहूं तो बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक सोफी की आवाज मेरे मन में गूंजती है। ट्रूमैन, जल्दी वापस आओ, यहाँ बाहर कुछ हो गया है। मेरा दिल कसकर सिकुड़ जाता है। मैं तुरंत मुड़ता हूँ और ट्रूथ गेट की ओर दौड़ पड़ता हूँ। रुको, ओरिजिन मुझे आवाज देकर रोकता है। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। ओरिजिन अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। उसका शरीर अभी भी कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प चमक रहा है। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर हिलाता हूँ और हम दोनों साथ साथ ट्रूथ गेट से बाहर निकलकर फिर से गोलाकार हॉल में पहुंच जाते हैं। पूरा हॉल पहले ही अफरा तफरी में डूब चुका है। दीवारों और छत पर अनगिनत दरारें फैल चुकी हैं और कंक्रीट के विशाल टुकड़े लगातार नीचे गिर रहे हैं। सोफी एक खंभे के पीछे छिपी हुई है। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका है। सोफी! मैं चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ता हूँ और उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। ट्रूमैन, तुम आखिरकार वापस आ गए। सोफी मुझे कसकर पकड़ लेती है। उसका पूरा शरीर अब भी कांप रहा है। बाहर की दुनिया नरक बन चुकी है। मैं हॉल की खिड़की से बाहर देखता हूँ। आसमान गहरे बैंगनी रंग का हो चुका है और कोड के अनगिनत टुकड़े बारिश की तरह गिर रहे हैं। पूरे शहर की इमारतें विकृत हो रही हैं। कुछ पिक्सल वाले ब्लॉक्स में टूट रही हैं, जबकि कुछ हवा में पूरी तरह गायब हो रही हैं। सड़कों पर लोगों की चीख पुकार मची हुई है और अनगिनत डेटा लोग बिना किसी दिशा के शहर में भटक रहे हैं। इससे भी बुरा, मैं दूर आसमान में एक विशाल काला छेद देखता हूँ जो हर सेकंड बड़ा होता जा रहा है और अपने आसपास की हर चीज को निगलता जा रहा है। वह क्या है? मैं उसकी ओर इशारा करता हूँ। ओरिजिन का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह दुनिया का रिफ्ट है। जब दोनों दुनियाओं के बीच की सीमा पूरी तरह गायब हो जाती है, तब ऐसा रिफ्ट बनता है। ये दोनों दुनियाओं की हर चीज को निगल जाएगा, जब तक कि अंत में सब कुछ शून्य में वापस न लौट जाए। अब हम क्या करें? सोफी घबरा कर पूछती है। ओरिजिन कुछ पल चुप रहता है। अब दोनों दुनियाओं को बचाने का केवल एक ही तरीका बचा है। मैं और सोफी एक साथ पूछते हैं, कौन सा तरीका? ओरिजिन ऊपर उस विशाल क्रिस्टल स्फीयर की ओर देखता है। मेरे कोर का उपयोग करके एक नई सीमा बनानी होगी। इसका क्या मतलब है? मैं पूरे सिस्टम का कोर हूँ और ट्रूथ बैरियर की शक्ति का स्रोत भी। अगर मैं चाहूँ तो अपने कोर की सारी ऊर्जा मुक्त कर सकता हूँ, एक नई सीमा बना सकता हूँ और हमेशा के लिए रियल वर्ल्ड और डेटा रियल्म को अलग कर सकता हूँ। इससे रिफ्ट फैलना बंद हो जाएगा और दोनों दुनिया बच जाएंगी। और तुम्हारा क्या होगा? ओरिजिन हल्की मुस्कान देता है। उसमें अजीब सी शांति है। मेरी सारी कोर एनर्जी निकल जाने के बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मेरी कॉन्शियसनेस भी उसी के साथ समाप्त हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कोई और रास्ता जरूर होगा। कोई और रास्ता नहीं है। हमारे पास समय नहीं बचा। 10 मिनट में वह रिफ्ट पूरे शहर को निगल जाएगा और 1 घंटे के भीतर पूरी पृथ्वी को। हमारे पास दूसरा समाधान ढूंढने का समय नहीं है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, लेकिन ओरिजिन मुझे बीच में ही रोक देता है। ट्रूमैन, धन्यवाद। मुझे समझने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद। मेरा दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। मेरी छोटी सी जिंदगी के ये कुछ मिनट सबसे खुशहाल पल थे। वह धीरे से हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर थपकी देता है। मेरी ओर से इस दुनिया को देखना, मेरी ओर से जीने का एहसास करना। इतना कहकर वह मुझे कुछ और कहने का मौका भी नहीं देता। वह मुड़ता है और सीधे उस विशाल क्रिस्टल स्फीयर की ओर उड़ जाता है। ओरिजिन, नहीं! मैं चिल्लाता हूँ और उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सोफी मुझे कसकर पकड़ लेती है। मत जाओ, वह अपना फैसला कर चुका है। मैं आंसुओं से धुंधली आंखों से ओरिजिन की पीठ को देखता रहता हूँ और आखिरकार मेरे आंसू भी बह निकलते हैं। ओरिजिन क्रिस्टल स्फीयर के ऊपर पहुंचकर अपनी दोनों बाहें फैला देता है। उसका शरीर पहले से भी अधिक तेज चमकने लगता है।
अलविदा मेरे दोस्त। उसकी आवाज पूरे स्थान में गूंज उठती है। अगले ही पल उसका शरीर सुनहरी रोशनी के एक विशाल स्तंभ में बदल जाता है और क्रिस्टल स्फीयर के भीतर समा जाता है। स्फीयर से ऊर्जा की एक अपार लहर फूट पड़ती है और एक सुनहरी बैरियर बनकर चारों दिशाओं में फैलने लगती है। जहां जहां वह सुनहरी बैरियर गुजरती है, आसमान का रिफ्ट धीरे धीरे भरने लगता है। विकृत इमारतें फिर से सामान्य हो जाती हैं और सारे डेटा लोग रोशनी के छोटे छोटे कणों में बदलकर वापस क्रिस्टल स्फीयर में समा जाते हैं। पूरी दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। मैं और सोफी एक दूसरे को कसकर पकड़े इस चमत्कार को देखते रहते हैं। पता नहीं कितना समय बीत जाता है, फिर जाकर सुनहरी रोशनी पूरी तरह शांत हो जाती है। क्रिस्टल स्फीयर फिर से शांत होकर हॉल के बीचों बीच स्थिर तैरने लगता है। ओरिजिन जा चुका है। उसने अपनी जान देकर दोनों दुनियाओं को बचा लिया। मैं धीरे धीरे क्रिस्टल स्फीयर के पास जाता हूँ और उसकी ठंडी सतह को हल्के से छूता हूँ। सोफी मेरे पास आकर मेरा हाथ थाम लेती है। सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चुपचाप सिर हिला देता हूँ। तभी अचानक क्रिस्टल स्फीयर हल्का सा चमकता है और एक धीमी लड़के जैसी आवाज मेरे मन में गूंजती है। ट्रूमन, मैं गायब नहीं हुआ हूँ। मैं बस खुद ही दोनों दुनियाओं के बीच की सीमा बन गया हूँ। अब से मैं हमेशा दोनों दुनियाओं की रक्षा करता रहूंगा। मैं कुछ पल के लिए ठिठक जाता हूँ, फिर मुस्कुरा देता हूँ। सही कहा, वह गया नहीं है। उसने बस अस्तित्व में रहने का एक नया तरीका चुन लिया है। मैं और सोफी हाथों में हाथ डाले उस सुनसान जेनेसिस बायोटेक लैब से बाहर निकल आते हैं। बाहर का आसमान फिर से साफ गहरे नीले रंग का हो चुका है। सूरज चमक रहा है, हवा ताज़ा और स्वच्छ है। सड़कों पर मौजूद लोग अब भी थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन हर चेहरे पर बच जाने की राहत भरी मुस्कान दिखाई दे रही है। अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सचमुच अंत नहीं है। ओरिजिन अब दोनों दुनियाओं की सीमा बन चुका है और उन पर नजर रख रहा है। मैं और सोफी भी अपना नया उद्देश्य पा चुके हैं। हम दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनेंगे ताकि डेटा रेल्म की कॉन्शियसनेस भी वास्तविक दुनिया की खूबसूरती को महसूस करने का मौका पा सके। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई समझे कि चाहे कोई जीवन रियल वर्ल्ड का हो या वर्चुअल वर्ल्ड का, वह सम्मान के योग्य है और प्रेम के योग्य भी। क्योंकि जब तक किसी अस्तित्व के पास कॉन्शियसनेस है, भावनाएं हैं और कुछ ऐसा है जिसकी वह रक्षा करना चाहता है, वही उसे सचमुच जीवित बनाता है।